हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 यानी जो बोर्ड एग्जाम आपके 27 फरवरी का जो पेपर है फिजिक्स का, उस पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रश्न का नाम है ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का जो क्रियाविधि और सिद्धांत वगैरह पूछता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इस ट्रांसफार्मर जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसका सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, क्रियाविधि क्या होती है, विद डायग्राम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे। ये प्रश्न आपका जो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ये आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। कितने का मिलेगा? 5 अंक का। तो इस प्रश्न को तो छोड़ना ही नहीं है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पर मैंने फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पेड़ से संबंधित नियम को बताया है और लेंज का नियम क्या होता है, स्व पेड़ अन्य पेड़ के बारे में बताया है। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखे, जाकर के देख लीजिए। और बाकी मैंने बहुत सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक भी हैं, जैसे गॉस का नियम हो गया, ठीक है, एम्पियर का परपति नियम हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ये टॉपिक आपके छूटे नहीं अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो। ठीक है नहीं, आज की इस वीडियो में तो हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज। ठीक है नहीं, ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, अक्सर अक्सर ये कहते हैं कि यानी ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो क्या होता है कि एसी को डीसी में बदलना। परंतु ये गलत है, एसी में डीसी में बदलना नहीं होता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पे ही कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? एसी पे ही कार्य करेगा। जो ट्रांसफार्मर होता है आपका, वो एसी पर ही कार्य करता है। केवल ये इतना काम करता है कि जो एसी जो होता है उसको जैसे ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, कम है तो उसे ज्यादा कर देगा। यानी कि ये इस काम के लिए होता है ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो है हमारे गांव कस्बा जो होता है, गांव होता है, गांव के बाहर लगाया जाता है, ताकि इस गांव के अंदर सप्लाई दी जा सके। ठीक है नहीं, अब ऐसा क्यों होता है, ट्रांसफार्मर ही हम क्यों प्रयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो पावर स्टेशन से जो लाइट आती है, वो लाइट बहुत हाई वोल्टेज होती है। अब हाई वोल्टेज को एकदम किसी घर में लाकर छोड़ देना सही नहीं है। और किसी घर में लाकर एकदम छोड़ देंगे, मतलब जो हाई वोल्टेज लाइट आती है उसको, तो क्या हो जाएगा, घर के टीवी वगैरह जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे, सब के सब भड़क जाएंगे एक तरह से। यानी कि वो सारे के सारे जो डिवाइस हैं वो क्या हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे, जो लाइट से चलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी वोल्टेज की लाइट हमारे डिवाइस नहीं खींच सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, गांव के बाहर ही, यानी कि गांव के जो बाहर कस्बे में, कस्बे से बाहर का लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है, जो हमारे घर में प्रयोग कर लिया जाता है। समझ आया कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। स्टेबलाइजर होता है हमारे यहाँ पर, देखा होगा आपने, फ्रिज वगैरह में और लगाया जाता है, टीवी वगैरह भी चलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस चलाते हैं तो उसमें स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ये भी वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज को कम करने का काम करता है। ठीक है, चार्जर वगैरह होते हैं उसमें भी यही होता है। चार्जर में भी छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, नहीं तो इतनी लाइट को किस प्रकार से फोन अपना मतलब लेगा। जो फोन चार्ज होता है, वो फोन चार्ज कैसे होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो लाइट को कम करता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से तो ये ट्रांसफार्मर है, इनका हम प्रयोग हम करते हैं। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता क्या है और ये कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है नहीं, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है नहीं, ये ट्रांसफार्मर आपको साइड से दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांसफार्मर ऐसा ही दिखाई देता है। चलिए,
अब हम इसके अंदर की हम बात करेंगे कि अंदर से कैसा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है नी। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको परिभाषा क्या होती है इसकी। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र है। ये नहीं, क्या लिखना है आपको? लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, या हम कह सकते हैं यंत्र है, जो अधिक प्रत्यावर्ती, हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता को, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में, तथा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। यही क्या होता है? आपका ट्रांसफार्मर होता है। समझाएगा नहीं? क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। क्या बताया मैंने? ट्रांसफार्मर की मैंने परिभाषा बताई आपको। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को या कम उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम प्रत्यावर्ती वोल्टता में, तथा कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है नी। यानी कि जब लाइट कम है तो उसको ज्यादा बनाना, ज्यादा है तो कम करना, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो ये तो इसकी परिभाषा होती है। आप वीडियो को रोक करके आप लिख लेना। ठीक है, मैंने जो बताया है वही लिखना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम प्रत्यावर्ती वोल्टता में, तथा कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की युक्ति को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, या हम आप ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम तथा ज्यादा करने का कार्य करता है। ठीक है नी। तो इस युक्ति को कहते हैं ट्रांसफार्मर। क्लियर? समझ में आएगा नहीं आया? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी? इसके सिद्धांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? इसके सिद्धांत की। तो इसका सिद्धांत भी आपको समझना है। सिद्धांत, सिद्धांत की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रकार वगैरह भी देख लेंगे। देखिए सिद्धांत जो होता है, ये सिद्धांत किस पे कार्य करता है? ये अन्योन पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? अन्योन पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो सिद्धांत है इसका किस पे आधारित है? अन्योन पेड़ के सिद्धांत पर। आप कहोगे अन्योन पेड़ क्या होता है? इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अन्योन पेड़ के बारे में। अन्योन पेड़ क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, वो मैंने वीडियो, सेपरेट वीडियो एक बना रखा है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अन्योन पेड़ का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, पहले आप समझिए, यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होती है। कितनी कॉइल होती है? दो कॉइल होती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार से दो कॉइल होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि दो ही कॉइल हो, तीन तीन कॉइल भी होती हैं। कितनी कॉइल होती है? तीन तीन भी कॉइल होती हैं। ठीक है नहीं। तो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे तो केवल क्या देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर दो कॉइल होती हैं, दो कॉइल, प्राथमिक और सेकेंडरी कॉइल। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप देख समझिए पहले तो, जैसे ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से होता है। एक नर्म लोहे की रॉड होती है। अब ये बनती कैसी है, अभी हम इसकी रचना भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फेरे होते हैं तार के, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होते हैं? फेरे, इस प्रकार से फेरे होते हैं तार के। ठीक है, और एक इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कॉइल। इसे कौन से बोलते हैं? प्राथमिक कॉइल। इसे बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली कह सकते हैं इसको हम। कॉइल का मतलब कुंडली। ठीक है, कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और दूसरी होती है आपकी यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल, यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। क्लियर? इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली। क्या कहते हैं इसको हम? द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ये होती है आपकी द्वितीयक कुंडली, और ये होती है प्राथमिक कुंडली। देखिए हमेशा जो वोल्टता दी जाती है वो हमेशा प्राथमिक कुंडली से दी जाती है। यानी कि इस कुंडली से देते हैं, इस वाली कुंडली से। ठीक है, इस वाली कुंडली से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रत्यावर्ती वोल्टता।
और प्रत्यावर्ती बोलना जब इस कुंडली से दी जाएगी तो होता क्या है, अन्य घटना को हमें समझना है यहाँ पर। तो क्या होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से होते हुए इस प्रकार से इस कॉइल के अंदर से होकर गुजरता है, इस प्रकार से, समझेंगे, इस प्रकार से गुजरता है। यहाँ से और भी बार रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, इस कॉइल से निकलता है। बीच में क्या होता है, बीच में मतलब एक तरह से खाली जगह होता है, इसमें ऑयल वगैरह भर दिया जाता है इस प्रकार से, या कोई पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय फ्लक्स में पतन होता है। जब हम प्रथम कुंडली में धारा देते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, अन्योन्य घटना होती है, और अन्योन्य घटना के कारण यहाँ पर फ्लक्स में पतन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहकबल यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है इसे आउटपुट बोलते हैं, निर्गत कहते हैं इसको। आउटपुट जो हमें मिलेगा, जो हमें चाहिए, हमारे गांव के लिए जो लाइट आ रही है, घर के लिए लाइट आ रही है, वो होता है आउटपुट। और जो वहां से लाइट आ रही है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो है इनपुट। तो यहाँ से लाइट हम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, वो है इनपुट, और यहाँ से लाइट ली जा रही है, वो है आउटपुट। यानी कि द्वितीय कुंडली से हम धारा को लेते हैं, हमेशा इतना ध्यान रखना है। द्वितीय कुंडली से हमें वोल्टेज को मिलता है और प्रथम कुंडली से हम वोल्टेज को देते हैं, जो कि कम और ज्यादा करने का कार्य करता है, ठीक है। वो तो ट्रांसफार्मर के ऊपर होता है। इस प्रकार से नरम लोहे की रॉड होती है और उस पर ये फेरे लगा करके बनाई जाती है। तो समझ में आया कि अन्योन्य घटना होती है। इसके अंदर कौन सी घटना होती है, अन्योन्य की, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, धारा दी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें से गुजरेगा तो दूसरी कुंडली को प्रेरित कर देगा, इसलिए इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में क्या लिखना है, सिद्धांत में लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या लिखना है, लिखना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, या हम कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, ये आपका सिद्धांत होता है। क्या होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। सिद्धांत में लिखना क्या है, लिखना है आपको कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है। डायग्राम अभी बना लेना, मैं डायग्राम आपको बनाऊंगा, आप उस डायग्राम को बना लेना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें हम प्रथम कुंडली से जब वोल्टता दी जाती है तो द्वितीय कुंडली से अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहकबल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, यही होता है इसका सिद्धांत। क्लियर, इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसका डायग्राम वैसे तो होता है, इसी प्रकार से होता है। यानी कि ये कॉइल्स होती हैं। अब ये कॉइल से एक लोहे से नहीं बनती है, नर्म लोहे की बनी हुई रॉड होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की। परंतु ये एक आपको लग रहा होगा कि ये एक लोहा को बना करके बनाया, नहीं, पट्टल लोहा होता है एक तरह से। पट्टल एक तरह से मतलब एक तरह से कटा हुआ होता है, बीच में से पत्तियां सी होती हैं, उन पत्तियों को लगाया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में ट्रांसफार्मर को खोला होगा, तो उस ट्रांसफार्मर जब खोलते होंगे तो उसमें तुमने आपने देखा होगा कि ई के आकार की कुछ पत्तियां मिलती हैं, कुछ वृत्ताकार मिलती हैं, ठीक है, नहीं वर्गाकार मिलती हैं। तो ऐसे ही ये वृत्ताकार पत्तियां होती हैं बहुत सारी, और आपस में वार्निश में डुबो डुबो करके इनको चिपका दिया जाता है, ताकि इसके अंदर ईडी करंट उत्पन्न ना हो। ईडी करंट उत्पन्न हो गया ना, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा कि ये पर्पज जो है वह भंजक हो सकता है, ठीक है, नहीं, बेकार हो सकता है। क्लियर, इस प्रकार से। तो ये आपका क्या हो जाता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत प्रकार करता है, ये सिद्धांत हो जाता है। सिद्धांत आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रचना की। किसकी बात करते हैं, रचना की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी अब हम रचना लिखेंगे। आप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसी प्रकार से लिखते चलिए। तो रचना लिखिए इसकी, रचना। अब ये बनता किस प्रकार से वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, रचना को यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए, रचना, हाँ ठीक है। चलिए अब इसकी रचना में क्या लिखना है, देखिए रचना में कुछ नहीं होता है कि जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है ना, ये पट्टी इस प्रकार से, ये एक आपको ऐसे करके वर्गाकार पट्टी दिखाई दे रही है, ये मैंने अभी बनाई है आपके सामने इस प्रकार से। ये आपको पट्टी दिखाई दे रही है ना इस प्रकार से, ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है। ऐसी पट्टियां होती हैं, पतली पतली होती हैं बहुत। कैसी होती हैं, पतली पतली पट्टियां होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये पट्टीदार पट्टी, यानी कि इसको चिपका करके बनाया गया है। ये क्या होता है, नर्म लोहा होता है। क्या होता है, नर्म लोहा। एक साथ लेके नहीं बनाया, पट्टल लेके बनाया गया ताकि ईडी करंट उत्पन्न ना हो जाए, भंवर धारा इसके अंदर उत्पन्न ना हो जाए, ठीक है नहीं।
तो ऐसी पट्टियों को बनाया गया, ऐसी पट्टियों को लिया गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा पट्टियां। इन पट्टियों को एक वार्निश में डुबा करके चिपका दिया जाता है आपस में, और एक मोटा एक पट्टी बना लिया जाता है, ठीक है नहीं। और उस मोटी पट्टी पर एक साइड पर हम नरम लोहे की जो रॉड है उस पर ही एक कुंडली को लपेट दिया जाता है कॉपर तार से, दूसरी तरफ भी एक कॉपर तार से लपेट दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक में फेरे कम होते हैं, एक में फेरे ज्यादा होते हैं, जैसा ट्रांसफार्मर आपको चाहिए उसी हिसाब से इसमें फेरे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसे प्राथमिक कुंडली और इसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है। तो एक नरम लोहे की क्रोड पर इसको लपेट करके बनाया जाता है, मध्य में एक कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। क्लियर, यही इसकी रचना होती है। क्या होती है, देखिए सिंपल तरीका से बता रहा हूं, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, केवल उतना लिखिए जितना पूछा गया है, ठीक है नहीं। तो क्या होता है वो चीज हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार से ये जो कुंडली है आपकी किसकी बनी होती है, नरम लोहे की क्रोड की बनी हुई होती है, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी द्वितीयक कुंडली। ये दोनों कुंडलियां एक नरम लोहे की पट्टिलदार एक मोटी क्रोड पर, पट्टिलदार एक मोटी क्रोड पर कॉपर के तार लपेट करके बनाई जाती हैं, कॉपर के तार लपेट करके बनाई जाती हैं। इन दोनों कुंडलियों के मध्य में एक कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनने वाली व्यवस्था ट्रांसफार्मर होती है। क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर कहलाती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, रचना होती है। इस रचना में कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है, केवल इतना ही लिखना होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है कि नरम लोहे की क्रोड होती है। अब उन नरम लोहे की क्रोड होती है, पट्टिलदार एक मोटी क्रोड बनाते हैं, पट्टिलदार यानी पट्टियों से बनाई जाती है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रचना हो जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, कि यानी कि इसके प्रकार की, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। चलिए तो चलते हैं, डायग्राम देखिए। एक पहले तो आपको इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ऐसे करके आपको एक वर्गाकार क्रोड बनानी है और उस पर इस प्रकार से कुंडली को दिखा देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। क्लियर, ये बना लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि यानी कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार की। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो आप लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो सबसे पहला होता है आपका जो होता है वो होता है, हम इसको कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा, अपचाई ट्रांसफार्मर। एक होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर, क्लियर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर को कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं इसको हम, स्टेप डाउन, ठीक है नहीं, इसको हम बोलते हैं स्टेप स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि यानी कि ये सिंपल, इसे इंग्लिश से समझिए, हिंदी में थोड़ा वैसा लग रहा होगा आपको, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफर, डाउन का मतलब कम करना। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती, जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें अपचाई ट्रांसफार्मर में कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य करता है, बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार की ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इस ट्रांसफार्मर में प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्रथम कुंडली में, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्रथम कुंडली में, ठीक है नी। तो इसके प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कहते हैं हम अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहां पर समझना है
मैंने क्या बताया, इसकी परिभाषा बताई, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को अपचायी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, अपचायी ट्रांसफार्मर में प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अब ये फेरों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो समझिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रथम कुंडली जो होगी, मतलब जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसमें फेरों की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी। किसके ज्यादा? सेकेंडरी से ज्यादा होगी, यानी कि जो सेकेंड कॉइल जो है उससे ज्यादा होगी। क्लियर? तो अब ये किस प्रकार से दिखता है, कुछ ऐसे दिखेगा ये ट्रांसफार्मर, आपको देखो। इसमें होता क्या है, पहली कुंडली में जो प्रथम कॉइल होती है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है, आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपकी प्रथम कॉइल है, पहली, इसे हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। प्राथमिक प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और यहाँ पर जो द्वितीय कुंडली जो होती है इसमें फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये द्वितीय कुंडली होती है आपकी, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एनपी, प्राइमरी कॉइल, यानी कि, ठीक है नहीं, और दूसरी को एनएस, यानी कि दूसरी कॉइल में जितने फेरे हैं वो कितने हैं, एनएस फेरे, और प्राथमिक कुंडली फेरे हैं वो एनपी फेरे। ठीक है नहीं, तो ये आपका ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर जो जिसके अंदर ये कॉइल्स पाई जाएंगी, ऐसी कॉइल्स पाई जाएंगी, तो वो ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाता है आपका अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर काम क्या होता है कि ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल देता है। क्योंकि देखिए यहाँ से उच्च वोल्टता आएगी तो यहाँ पर ज्यादा फ्लक्स होगा, परंतु ये फ्लक्स जब यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर फेरे तो कम है ना। जितने फैराडे का नियम ये कहता है कि फेरों की संख्या ज्यादा होगी तभी क्या होगा, प्रेरित विद्युत भागफल ज्यादा होगा। परंतु यहाँ फेरे ही कम है तो फ्लक्स ज्यादा होने से मतलब ही क्या है, तो यहाँ पर कम ही प्राप्त होगा विद्युत भागफल, आउटपुट हमें कम प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये होता है आपका अपचायी ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी करते चलिए ताकि आपको वहां पर बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हम उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब जो ज्यादा वोल्टेज कर देता है। ठीक है नहीं, कम वोल्टेज आ रहे हैं उसको ज्यादा कर दे। ठीक है नहीं, तो इसको कहते हैं हम उच्चाई ट्रांसफार्मर, कम वोल्टेज को ज्यादा करने वाला। हमारे यहाँ तक जो लाइट आती है वो किससे द्वारा आती है, वो उच्चाई ट्रांसफार्मर के कार्य आती है। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो कम वोल्टेज होता है उसको ज्यादा कर देगा, नहीं तो यहाँ तक आते आते वोल्टेज क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगा। इसलिए उसको बढ़ाते हुए लाया जाता है ट्रांसफार्मर। तभी तो देखिए बिजली पावर हाउस बनते हैं, है नहीं, जो आपका देखा प्लांट वगैरह बनते हैं वो सभी उसीलिए बनते हैं। वहां पर पहले लाइट को क्या कहा जाता है, वो जो लाइट वहां पर आ रही है उस लाइट का वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं, फिर दोबारा से आगे मतलब भेजी जाती है। ठीक है, फिर बाद में जो हमारे कस्बे में आती है वहां से फिर लाइट को कम कर दिया जाता है। ठीक, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि उच्च में बदलेगा। इसमें इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। प्रथम कुंडली जो होती है प्राइमरी कॉइल्स होती है, यानी कि जो पहली कुंडली जो होती है पी, इसमें कम होती है, और एन एस इस वाली में ज्यादा होती है, यानी कि दूसरी वाली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, ये अगर डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं आप इस प्रकार से। ठीक है, पहली वाली में कॉइल्स में जो कॉइल्स होती हैं वो कम होती हैं इस प्रकार से। दूसरी वाली में फेरों की संख्या आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ज्यादा फेरे इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आउटपुट है आपका।
और ये आपका इनपुट है। यहाँ पर आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसे NP कहेंगे क्योंकि इसमें फेरक संख्या कितनी है, NP मतलब N है, और इसमें NS है फेरक संख्या, ये दूसरी कॉइल्स है। तो ये ट्रांसफार्मर आपका कौन सा है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। और अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी गणना करेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि देख करके फिर इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे कि क्रियाविधि कार्य किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, क्रियाविधि में क्या होता है, क्रियाविधि में ये होता है, मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बनाया है। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। ठीक है नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इसमें फेरे हैं, कितने फेरे हैं इसमें, NP फेरे हैं, और इस वाली में तुम्हारे फेरे हैं NS फेरे, यानी कि सेकेंडरी कॉइल्स के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है। क्लियर, अब देखिए, हमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन से में ज्यादा फेरे हैं, कौन से में कम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमने एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर बना लिया है। क्रियाविधि क्या होती है, क्रियाविधि होती है, अब देखिए इसमें लिखना कैसे होता है, देखो पहले समझ लीजिए। जब हम पहली कुंडली में धारा देते हैं तो क्या, जैसे हम वोल्टेज दिया जाता है प्रथम कुंडली में, तो प्रथम कुंडली में वोल्टेज देने पर क्या होता है, प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये घटना अन्योन प्रेरित घटना कहलाती है। कौन सी घटना होती है, अन्योन प्रेरित की घटना होती है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो संख्या होती है वो कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है तो आउटपुट यानी कि निर्गत वोल्टता ज्यादा देखने को मिलती है। और यदि प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तो जो निर्गत वोल्टता जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, हमें कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होगी जो। ठीक है नहीं, तो ये इसकी क्रियाविधि होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, फिर उसके हम कैलकुलेशन भी कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, जब ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता दी जाती है, क्या दी जाती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता दी जाती है, तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में अन्योन प्रेरण की घटना उत्पन्न हो जाती है, जिससे द्वितीय कुंडली में फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे जैसे बोल रहा हूं उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली की फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम हो और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो तो निर्गत वोल्टता हमें ज्यादा प्राप्त होती है। और यदि प्रथम कुंडली फेरों की संख्या ज्यादा हो और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम हो तो निर्गत वोल्टता हमें कम प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि होती है, इसी प्रकार से ये कार्य करता है। क्लियर, अच्छा अब चलिए, अब हम थोड़ा सा इसकी गणना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गणना। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको गणना करने के लिए करना क्या होगा, मैं यहाँ पर इसकी गणना करेंगे, गणना। हम ये भी तो देखेंगे भाई किस प्रकार से कार्य करता है। तो मान लेते हैं कि प्रथम कुंडली में, तो आप लिखेंगे कि माना प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या NS है। कितनी है, NS है। क्लियर, आपको यहां तक आपको मान करके चलना होगा। तब यहां पर आपको करना क्या है, तब आपको करना है फैराडे के नियम से। अब आपको करना है फैराडे के नियम से। अब फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का नियम ये कहता है कि यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E जो है वो किस पर डिपेंड करता है, माइनस का N और डेल फाई अपॉन डेल टी, ये तो होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम है, और ये मैंने करवा दिया है। तो इस प्रकार से सूत्र होता है। अगर मैं प्रथम कुंडली के लिए बात करूं, प्रथम कुंडली के लिए, प्रथम कुंडली, अगर प्रथम कुंडली के लिए अगर बात करें, प्रथम कुंडली के लिए अगर पहली कुंडली के लिए अगर आप बात करोगे तो इसमें तो NP फेरे हैं, तो E1 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है नहीं, प्रथम कुंडली का है
इसलिए मैंने E1 मान लिया इसका प्रेरित विद्युत बल, और माइनस का संख्या इसमें कर दी NP, फ्लक्स तो आपका होगा फाई अपॉन डेल टी, समय उतना ही रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर द्वितीय कुंडली की बात करते हैं। द्वितीय कुंडली, द्वितीयक द्वितीय कुंडली द्वितीय कुंडली की अगर बात करेंगे अब के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए द्वितीय कुंडली के लिए करिए यहाँ पर, तो E2 जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा NS हो जाएगा, और डेल फाई अपॉन डेल टी। इसको समीकरण आप फर्स्ट नाम दीजिए और इसको समीकरण आप सेकंड नाम दीजिए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने केवल कुछ नहीं किया है, केवल फैराडे के नियम से प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली के लिए बस मैंने लगा दिया वही नियम। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको पहले समीकरण में दूसरे से भाग लगा देना है। ठीक है, अब करना क्या है? समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग। तो करिए, तो जो हो जाएगा E1 बट्टे में हो जाएगा E2 बराबर, यहाँ पर इसका करेंगे तो देखिए माइनस का NP डेल फाई अपॉन डेल टी, माइनस का NS डेल फाई अपॉन डेल टी, डेल फाई से डेल फाई और ये सब कट जाएगा, डेल फाई बटे डेल टी ये कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का NP बटे माइनस का NS बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना? E1 बटे E2 बराबर NP बटे NS। अब ये संबंध आपका निकल के आया है, इस संबंध को याद रखना है। ये संबंध आपका निकल के आया है, इस संबंध को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हट करके लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, समझिए। इसी संबंध को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये लिखा है मैंने E1 अपॉन E2 बराबर NP अपॉन NS। ठीक है, इस प्रकार से तो यही संबंध है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, अब इस संबंध से समझ में क्या आएगा आपको? इस संबंध से आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? कि इस नंबर फर्स्ट देखिए इसका, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि पहली कुंडली में जो NP जो है वो ज्यादा है NS से। जब NS से NP ज्यादा है, तो जब NP ज्यादा होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, है ना? होगा ना? होगा। अब ये कम है, जब ये कम है तो ये भी कम होगा, E2 कम होगा ना। तो यानी कि दूसरा वाला विद्युत वाहक बल जो है, तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि जो E1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा E2 से। क्लियर की बात है? तो ये जो ट्रांसफार्मर काम करेगा वो कौन सा होगा? ये ट्रांसफार्मर होगा डाउन वाला, यानी कि ये डाउन वोल्टेज डाउन कर रहा है। देखिए दूसरी में जो हमें प्राप्त हो रहा है, दूसरे वाले में विद्युत वाहक बल प्राप्त हो रहा है वो कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने मान लिया था कि पहले में फेरो संख्या कितनी है हमारी? NP ज्यादा है। जब पहले में ज्यादा है तो दूसरे में कम है ना। जब दूसरे में कम है तो यहाँ पर हमें आउटपुट कम मिलेगा। केस नंबर सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पर हम केस नंबर सेकंड देखिए, अगर यहाँ मानते हैं आपके NP जो है वो कम है किससे? NS से। जब NS से कम मानोगे तो इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। तो जब ये कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो E1 भी होगा वो भी कम होगा, E2 से 1 होगा तो E2 ज्यादा होगा, तो हमें आउटपुट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है? कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको केस बताए हैं, ये केस आने चाहिए आपको। ठीक है, और इस प्रकार से समझाया है। ठीक है, नहीं बहुत ही सिंपल तरीका समझाया है कि यहाँ पर कोई भी आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।